बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ा अच्छा फीडबैक रहा माशाल्लाह आप लोगों का कि लास्ट लेक्चर जो आप लोगों ने सुना बहुत अच्छा रहा। और दूसरा ये है कि इसी तरह बेटा आप मेहनत करते रहें। देखें इंसान को मुश्किल वक्त आता रहता है और इंसान को उस मुश्किल वक्त के साथ अपने आप को एडजस्ट कर कर कंप्रोमाइज़ कर कर चलना होता है। और यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है और यही हमारी दुनिया भी हमें सिखाती है। और कामयाब शख्स वही होता है जो हालात के साथ अपने आप को बदले। अब हालात क्योंकि ऐसे हैं कि हमें लेक्चर्स इस तरह डिलीवर करने हैं तो हम आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। आप अर्ली मॉर्निंग उठा करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने उसी तरह रूटीन रखें, तिलावत कुरान पाक करें, उसके बाद घर वालों के साथ बैठ के नाश्ता करें। और 9 बजे तकरीबन आपके जब लेक्चर स्टार्ट होते हैं तो आपके जहन में असाइनमेंट होनी चाहिए। जब एक इंसान रात को सोता है और उसके जहन में ये होता है कि मैंने सुबह उठकर ये टारगेट अचीव करना है या मैंने ये काम करना है, तो वो एक उसके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जी और 9 बजे लेक्चर है तो सारा दिन सुन सकते हैं, मैं तो आज वाला कल सुन लूँगा, तो सुन तो लेंगे लेकिन आप उस सिस्टम के साथ चल नहीं रहे पैरेलल। और जब आप सिस्टम के साथ पैरेलल चल नहीं रहे तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब हैं, आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं। आपके जहन में हर वक्त एक चीज़ आती रहती है, वो मैंने लेक्चर सुनना है, वो मैंने लेक्चर क्लास अटेंड करनी है, और आप कर नहीं रहे। तो आप टेंशन के अंदर आ रहे हैं, आपकी बॉडी की वर्किंग के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। कभी आपने इस बात का नोटिस लीजिएगा। हाँ, अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, यस मैंने सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, 9 बजे मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट कर देने हैं, जब लेक्चर प्रॉपर ख़त्म होंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने उसी तरह उसकी डायरी तैयार करनी है, रफ प्रैक्टिस करनी है, उसको लिखना है, लिखने के बाद मैंने रेलिवेंट टीचर्स को सेंड करनी है। और आप इवनिंग के अंदर इतना फ्रेशली फील कर रहे होंगे कि आपके पास कोई बोझ नहीं है, आपने ईजीली सारा काम कर लिया। तो एक इंसान के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मेरी स्टडीज़ का भी कोई हर्ज नहीं हो रहा। और अगर बेटा आप टाइम वेस्ट करेंगे जैसे कि कुछ लोग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे। तो फिर ये दिन जो हैं वो बेटा आपको याद आएंगे कि हमने गलती कर ली। रूटीन में तो आप 8 सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ते थे, आज आपको 4 सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने पड़ रहे हैं। तो उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग अपने साथ अच्छा कर रहे हैं, आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं और आप किसी और के साथ बुरा नहीं कर रहे, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो आपको है। आपने तालीम हासिल करनी है और आपको करनी चाहिए ताकि आपके पास किसी भी तरह का जो है वो आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानियाँ पैदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप मेरी इन बातों को ज़रा सीरियस लेंगे और आपने अच्छे तरीके से इनको डेली बेसिस पर तैयार करना। ओके जी, आते हैं जी वापस फिज़िक्स की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और यूनिट नंबर 4 हमने ख़त्म कर दिया था लास्ट लेक्चर में, और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पेज नंबर 104 ओपन कर लें और साथ आप अपनी पेंसिल या पेन जो भी रखना है रख लें, ताकि मैं आपको इसके जो MCQs हैं वो मार्क करवा दूँ। देन फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। और नोट्स आप सबके पास हैं, मैंने ऑलरेडी आपको डिलीवर किए हुए हैं फिज़िक्स के। और अगर किसी के मिसप्लेस हो गए तो वो स्कूल आ जाए, एक दिन आके वो हमसे मिल ले, वो आप बता देंगे सर मेरे फिज़िक्स के नोट्स मुझे चाहिए, तो नेक्स्ट डे वो आप उसको मिल भी जाएंगे, वो भी कोई इशू नहीं है। ओके जी, पहली जो एक्सरसाइज है, पहले जो न्यूमेरिकल है वो कहते हैं 2 इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैव इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। जी पढ़ा हुआ है आपने, बिल्कुल, अ कपल, बी ऑप्शन। नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल और एनी नंबर, जितने मर्जी नंबर आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, डी ऑप्शन। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 2, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है, बी ऑप्शन। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। जी बिल्कुल, पुट करेंगे, वैल्यू करें 10 न्यूटन, 10 cos 30 जी 8.7, 8.7 न्यूटन आता है जी, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब सेम लाइन में फोर्सेस नहीं लगती तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रोटेट कर सके, और रोटेशन को ही हम कपल कहते हैं, तो लिहाजा डी ऑप्शन। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स acceleration is uniform, speed is uniform, speed and acceleration are uniform, acceleration is 0। इसका ऑप्शन है बेटा डी, acceleration is 0, क्योंकि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अगर वो यूनिफॉर्म acceleration से मूव कर रही है तो तब भी हो सकती है। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो, स्पीड एंड एक्सेलेरेशन आर यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें एक हैं जब तक उसका एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगा। और एक्सेलेरेशन आपको पता है
चेंज इन वेलोसिटी, अगर उसकी चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो तब जाकर जो है वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसका मतलब है कि वो एक जैसी स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है। A body is in equilibrium when keeps its height if displaced न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वो अपने आप को कम से कम हाइट पर रखती है, तो सी ऑप्शन। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको पता है रेसिंग कार्स का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि उनको लोएस्ट पॉइंट पोजीशन पर बनाया जाता है ताकि वो क्या करें, स्टेबल रह सकें, सी ऑप्शन। उसके बाद बेटा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे पीछे मार्क भी हुए हुए हैं, जब मैंने साथ साथ पढ़ाता हूँ तो मैं साथ साथ मार्क करवा देता हूँ। लेकिन अगर नहीं भी किसी ने किए हुए तो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, उन सब के इससे उन सब के आंसर्स जो है वहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये आंसर कोई नए नहीं है, ये सारी जो हमने प्रीवियस पढ़ ली हैं, लाइक पैरेलल, अनलाइक, टॉर्क, कपल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम भी बल्कि दे दिया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें आती भी हैं। तो हमने सिर्फ इसको रिवाइज़ किया था ताकि जो है प्रॉपरली आपका काम हो सके, ठीक है। अब हमने जो चैप्टर नंबर 4 है, आज हम उसके क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल में हम देखते हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने एक क्लास को करवा दिए थे, लेकिन अब क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस हैं तो मैंने कहा चलो सबको एक बार करवा दें ताकि किसी का ये ना रहे कि सर हमें न्यूमेरिकल्स की समझ नहीं आई थी। तो आज हम जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने इसी तरह निकाल लें और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। ओके जी, 4.1 न्यूमेरिकल है। वो ये कहता है कि जी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। फोर्सेस का रिजल्ट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है तमाम फोर्सेस को सम करना होगा। ओके, अब फोर्सेस कौन कौन सी हैं वो देखें। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एफ एक्स पर जो है वो कितनी है, 10 न्यूटन। और उसके बाद है जी 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, तो एफ वाई जो फोर्स है वो कितनी है जी 6 न्यूटन। और उसके बाद है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव का मतलब है कि हम इसके ऊपर एक स्लैश लगा दें, या अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गई। और ये कितनी है जी 4 न्यूटन। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्ट फाइंड आउट करना है और एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि सम, और हमने एक एंगल फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। अब आपको पता है कि जी जो सोल्यूशन है वो उसका बड़ा सिंपल सा है कि फार्मूला आपके पास है कि जी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर और स्केयर रूट डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस वाला। लेकिन हमारे पास एक्स में 2 है, हमारे पास एक तो है कि 10 न्यूटन, कि बॉडी जो है वो 10 न्यूटन इस तरफ लगा रही है, और फिर बॉडी जो है वो 4 न्यूटन कहाँ लगा रही है, यहाँ लगा रही है। अगर ये 6 न्यूटन है और अगर ये 4 न्यूटन है तो ये मैंने आपको उसे बताया था कि ये क्या नेट होगा इसका, कि हम क्या करेंगे 6 में से 4 को, सॉरी 10 है, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 न्यूटन जो है वो क्या आएगी, एक्स एक्सिस की नेट फोर्स आएगी। नेट फोर्स याद है ना कि अगर तो नेट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो और सेम हो मैग्नीट्यूड वाइज तो वो ज़ीरो हो जाती है। सेम ना हो तो हम क्या करते हैं कि एक वाले को प्लस रखते हैं, प्लस उसके ऑपोजिट वाले को उसमें, तो हमारे पास आंसर जैसे कि ये आ जाएगा। और अगर ये 4 है तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर सेम फोर्सेस थी 5 प्लस -5, माइनस क्यों लग रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये इसके ऑपोजिट है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब ये था, रिजल्ट क्या था, 0 था। लास्ट लेक्चर में हमने ये नेट फोर्स को डिस्कस किया था। तो लिहाजा आपके पास जो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगी, 10 माइनस 4 6 न्यूटन। और एफ वाई कितनी है, वो भी 6 न्यूटन। वी नो डैट एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। .5 न्यूटन। अंडरस्टैंड, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है। ओके जी, अच्छा अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। थीटा आपको पता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। tan इनवर्स एफ वाई कितना है 6, एफ एक्स कितना है वो भी 6, 6 इंटू 6 कैंसिल,
1 और tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका आंसर है विद एक्स एक्सिस। ओके, जी नोट कर लिया। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल है बेटा, सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। और आपको पता है न्यूमेरिकल्स का बेहतरीन तरीका ये है कि रीड द डाटा, राइट द डाटा। अब हम साथ साथ डाटा रीड करेंगे, साथ साथ राइट भी करेंगे। 4.2 में जो हमें फोर्स दी हुई है वो हमें दी हुई है 50 न्यूटन, और एंगल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 एक्स एक्सिस पर। हमने क्या फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी एफ एक्स भी फाइंड आउट करना है और एफ वाई भी क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं भाई 2 होते हैं, कौन कौन से एक्स और वाई। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। फोर्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कॉस 30, और आप इसको कैलकुलेटर में पुट करें। कॉस 30 जो है वो 0.866, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 43.3 न्यूटन आएगा। और करना क्या है सिंपल, 50 कॉस का वहाँ पे बटन होगा, उसको आगे 30 डायरेक्ट भी प्रेस कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आंसर भी आ सकता है। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है एफ वाई। सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, तो सिमिलरली वैल्यूज वही रहेंगी, बस कॉस की जगह साइन पुट हो जाएगा। लेकिन जैसे साइन पुट होगा तो 30 के जो एंगल की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, और जो वो होती है वो 0.5 होती है, तो 50, और ये आपके पास आ जाएगा 25 न्यूटन। तो उन्होंने 2 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालें, तो एक्स का होता है एफ कॉस थीटा के साथ और वाई का होता है एफ साइन थीटा के साथ, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए। आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत आसान न्यूमेरिकल, और ये आपने पहले की है, बस मैंने रिवाइज करवा दूँ। 4.3 जी 4.3 है जी, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट्स एक्स कंपोनेंट इतना एंड वाई कंपोनेंट इतना। एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है जी आपको 12 न्यूटन, एंड वाई कंपोनेंट आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन। तो उसने कहा फाइंड द फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। आप मुझे बताएं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 144 25 स्क्वायर रूट, एंड एफ इज इक्वल टू 169 स्क्वायर रूट एंड 13, और न्यूटन इसका क्या आएगा आंसर। तो कैलकुलेटर की भी बेटा ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बहुत ज़्यादा बेसिक मैथमेटिक्स होती है कोशिश क्या करें, खुद किया करें। और अगर थीटा फाइंड आउट करना है वो आपको पता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो हमारे पास एफ वाई कितना है 5 और एक्स कितना है 12। तो जब आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 22.6। जी ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा 4.4, उसमें ये कहते हैं कि फोर्स कितनी है बेटा 100 न्यूटन, और मोमेंट आर्म कितना है, स्पैनर का डिस्टेंस जो है मोमेंट आर्म कितना है 10 सेंटीमीटर, जो कि हम क्या कर लेंगे 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइंड द टॉर्क, बहुत इजी है, टॉर्क का फार्मूला आपको फाइंड आउट पता है कि टॉ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है एफ क्रॉस एल,
जस्ट पुट द वैल्यू 10 न्यूटन मीटर। टॉर्क के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूटन मीटर होते हैं। ठीक है, एक एक लाइन के बेटा ये न्यूमेरिकल्स हैं। फोर पॉइंट फाइव 4.5 कहता है फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग मेकिंग एन एंगल 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ इतने फाइंड द फोर्स। मैं सिर्फ डाटा लिखता हूँ। एंगल कितना है आपके पास 30 और फोर्स आपको दी हुई है 20 न्यूटन। वो कहता है कि एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करें। अब आपको रिलेशनशिप याद हो जानी चाहिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। हमने फाइंड आउट करना है एफ एक्स ही फाइंड आउट करना है, नहीं सॉरी, हमें उसने एक्स कंपोनेंट दिया और हमने एफ फाइंड आउट किया। ठीक, तो अब आपको पता है यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू है जी एफ एक्स की 20 कॉस 30, वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास 23.1 न्यूटन जो है वो इसका आंसर है। ठीक है जी, ओके। 4.6 एक कार का जो स्टीयरिंग है उसका जो रेडियस है वो कितना है 16 सेंटीमीटर 0.16 मीटर। और फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल, यानी कि फोर्स कितनी दी हुई है 50 न्यूटन और टॉर्क जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन एक बात याद रख लें, जब स्टीयरिंग की बात होती है तो स्टीयरिंग होता है इस तरह करके, स्टीयरिंग के सेंटर से लेकर यहाँ तक को तो हो गया रेडियस। बात ज़हन में कीजिएगा, जो कि उसने कितना किया है 16 सेंटीमीटर। और कपल के लिए हमारे पास याद होगा कि ये पॉइंट O था, ये पॉइंट A था और हमने यहाँ पर एक और फोर्स लगाई थी B, क्योंकि कपल प्रोड्यूस होता है जब यहाँ फोर्स लग रही होती है और यहाँ फोर्स लग रही होती है। हमने मूवमेंट आर्म लिया था OB प्लस OA, या हमने सबको क्या कहा था AB। इस पूरी को हमने क्या कहा था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को क्या कहा था, ये AB। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने टॉर्क के अंदर जो मोमेंट आर्म लेंथ लगानी है वो A से लेकर B तक होगी और उसने हमें दिया है हाफ रेडियस, तो मैं इसको क्या करूँगा ट्वाइस करूँगा। ये भी तो 16 होगा ना, तो बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी 2R होगी, ये ट्वाइस ऑफ रेडियस होगी। मैंने आपको बता दिया कैसे होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.16, क्योंकि मैंने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है तो 0.32 मीटर होगा, ये लेंथ आ गई। अब हम बताएंगे टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, तो मेरे पास होगा 50 मल्टीप्लाई बाई 0.32 मीटर और आंसर इसका आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। कैलकुलेटर कर लीजिएगा, यही आंसर। ठीक है, ओके। फोर न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं, वो भी चलें आज कर लेते हैं, चाहे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है 4.7। उसमें आपके बारे में एक डिस्कस किया गया कि एक पिक्चर है, उसको हैंग किया गया है 2 स्ट्रिंग्स के जरिए और उनकी जो टेंशन है T1 और T2, क्योंकि दो हैं तो डिफरेंट हमें करने के लिए वो कितनी कितनी दी हुई है 3.8 और 4.4। वो कहते हैं कि ये वेट फाइंड आउट करें, तो T1 कितना है 3.8 और T2 कितना है 4.4 और वेट क्या करना है फाइंड आउट करना। मैंने आपको उस अभी इक्विलिब्रियम जब हम पढ़े थे तो हमने कहा था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल, नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं। तो डाउनवर्ड फोर्स अगर W है तो अपवर्ड फोर्स कितनी है T1 T2। तो इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सम ऑफ फोर्सेज का मतलब ये हुआ कि W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो W इज इक्वल टू 3.8 4.4 न्यूटन कॉमन ले लें और आंसर आपके पास आएगा 8.2। तो वेट ऑफ द जो पिक्चर है वो क्या है आपके पास 8.2 न्यूटन। ओके 4.8 न्यूमेरिकल वो भी इसी तरह टेंशन के केसेस के ऊपर ही है। उसमें आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है और उस ब्लॉक के साथ एक और ब्लॉक दिया हुआ है। जो अपर ब्लॉक है उन्होंने कहा कि ये 5 kg का है और अब लोअर ब्लॉक है वो कहते हैं 3 kg का है। तो टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब दो तरह की टेंशन है, एक तो टेंशन ये है सपोज दैट हम इसको T1 कह लेते हैं और एक टेंशन ये है इसको हम क्या कह लेते हैं T2 कह लेते हैं। अब जरा खुद जरा समझिएगा कि इस स्ट्रिंग ने किसको उठाया हुआ है। इस स्ट्रिंग ने सिर्फ और सिर्फ इसको उठाया हुआ है। अगर हम इसको जुबानी देखें तो अगर ये गिर नहीं रहे, ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हुआ कि जितना इसका डाउनवर्ड वेट है उतना ही इसका अपवर्ड टेंशन होनी चाहिए। तो ये क्योंकि मैस है और मैस को वेट में कन्वर्ट करेंगे mg W इक्वल टू mg में 3 × 10 30। तो इसका मतलब है ये तो इस स्ट्रिंग की तो वैल्यू आनी चाहिए 30। लेकिन जो अपर वाली स्ट्रिंग है उसने इस 5 kg वाले को भी उठाया हुआ है और क्योंकि ये इसके साथ अटैच है उसने इसको भी उठाया है। इस स्ट्रिंग ने इन दोनों को उठाया हुआ है। तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट किसके बराबर होना चाहिए, उसके बराबर। तो ये 50 न्यूटन वेट 30 80 तो T1 होना चाहिए 80। इसी तरह हम कर लेते हैं। ये ब्लॉक अगर A है, ये ब्लॉक अगर B है तो मैस ऑफ ब्लॉक A 5 kg, मैस ऑफ ब्लॉक B 3 kg। फाइंड आउट क्या करना है, T1 फाइंड आउट करना है और T2 फाइंड आउट करना है। हम कहेंगे जी वेट निकाल लेते हैं पहले। वेट ऑफ ब्लॉक A जो कि W इज इक्वल टू mg, वो कितना हो जाएगा जी 5 × 10 50 न्यूटन। और ये कितना हो जाएगा जी 30। ठीक है। अब T1 पहले T2 कर लेते हैं। T2 इज इक्वल टू W2। तो फिर T2 तो हो गया हमारे पास 30 न्यूटन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जबकि जो T1 है उसके पास W1 भी है और W2 भी है क्योंकि उसने कहा ये बैलेंस है। तो T1 इज इक्वल टू 50 प्लस 30 न्यूटन और T1 आपके पास कितना आ जाएगा 80। समझ आ गई आपको? ओके थैंक यू। उसके बाद आ जाइए 4.9। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। फोर्स दी हुई है आपको 200 और लेंथ दी हुई है आपको स्पैनर की 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ 1 दी हुई है, ये फोर्स 1 दी हुई है। वो कहते हैं जी फोर्स 2 अगर हम क्या कर दें 150 न्यूटन कर दें तो लेंथ 2 जो है हमारे पास क्या होगा। बहुत आसान सा डाटा है। ये हमने पहले जब पढ़ा था टॉर्क वाला टॉपिक तो उस वक्त एग्जाम्पल्स की थी कि अगर वो कहते हैं कि किसी एक स्पैनर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसको हम किसी भी नट को टाइट या लूज़ करने के लिए 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो उसी नट को ध्यान में रखिएगा हम 150 न्यूटन की फोर्स से ओपन या क्लोज करते हैं। उसके लिए हमारे पास लेंथ क्या होनी चाहिए। और आपको पता है कि ये तो सिंपल सा है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इक्वल होने चाहिए। हम करेंगे कि F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। हमने क्या फाइंड आउट करना है L2, तो हम क्या करेंगे L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1 ओवर F2।
F1 हमारे पास है 200, 10, 150 और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 13.3 सेंटीमीटर। आपने ये नोट किया होगा कि मैंने इसको सेंटीमीटर को मीटर में नहीं किया। उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर में चाहिए था और फोर्स की यूनिट वैसे आपस में कैंसिल हो गए, लिहाजा मेरे पास आंसर ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आ गया। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल बेटा आज की डायरी का हमारा, वो भी इसी तरह टॉप से ही रेलिवेंट है। उसने कहा कि आपके पास एक मीटर रॉड है जो कि 1 मीटर है। अगर ये पूरा 1 मीटर है तो इसके सेंटर होगा 0.5। उसने कहा इसकी सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आपने ब्लॉक लटकाया हुआ है, एक वेट जो कि कितना है 10 kg, 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। वो कहते हैं अगले एंड पर हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि हम इसको क्या करें, बैलेंस करें। एक रॉड है बेटा, ये रॉड अगर मैं सेंटर में रखूँगा तो ये बैलेंस हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। लेकिन मैंने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 kg का कोई ना कोई एक वेट डाउनवर्ड, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, इस तरह कर जाएगा। मैं कहता हूँ कि वापस लाने के लिए मुझे इस एंड पर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। बात समझ में आ गई आपको? तो हम वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे। इस साइड को हम ए साइड कह लेते हैं, ये साइड अगर हमारे पास बी है तो पहले तो आप ये देखेंगे कि ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। ठीक है, तो हम करेंगे जी एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए शुड बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय ओ बी। यही हमने पढ़ा था ना, फोर्स एंड मोमेंट आर, सेंटर से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक के फासले को मोमेंट आर वो ओ ए है और यहाँ पर डेफिनेटली क्या है, बी है, क्योंकि वो बी पॉइंट पर ही हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब जो यहाँ पर फोर्स है वो मेरे पास मैस में गिवन है, मुझे इसको क्या करना है, वेट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि m इज इक्वल टू 10 kg, w इज इक्वल टू mg, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इसका मतलब है यहाँ जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 100 न्यूटन। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब दो चीज़ें हैं, या तो आप इस सारे सिस्टम को सेंटीमीटर में कर लें। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू एफ फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 50। इस एफ को वहीं रहने दें, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 50, 50 2 द 100, 2 20 द 40 और ये 40 न्यूटन आ गया। क्योंकि जब यूनिट सेम होते हैं, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अगर आप इसको मीटर भी कर लेते तब भी सेम इफेक्ट के साथ आंसर क्या आना था, 40 ही आना था। तो आज बेटा हमने जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की डिस्कस कर ली है। मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर करवा दिया हुआ है, आपने इसका होमवर्क करना है। होमवर्क करके आपने मुझे पिक्चर सेंड करनी है और ये जो जिनके साथ मैंने डायग्राम्स बनाई है आपने डायग्राम्स बनानी है, ताकि एग्जामिनर को या चेकर को पता लगे कि बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके जो है इन्होंने न्यूमेरिकल किया, ना कि क्रैमिंग करके या रटा लगाकर आप लोगों ने इसको कर लिया। और ये चीज़ें न्यूमेरिकल ज़रा समझा करें, सीखा करें और कैलकुलेटर का यूज़ को अच्छी तरह किया करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 से हम स्टार्ट लेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।